हेलो एवरीवन। नीट मॉड्यूल की श्रृंखला में मैं सुनीता बैरागी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम आज पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। कल हमने देखा था कि मेंडल ने मटर का चुनाव अपने प्रयोगों के लिए क्यों किया था, क्योंकि मटर में विपर्यायी लक्षणों की संख्या अधिक थी। तो कितने विपर्यायी गुणों का उन्होंने उपयोग किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड में। पहला लंबाई का गुण उन्होंने लिया था, पुष्प का रंग, बीज का आकार, बीज पत्र का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति। अब लंबाई का गुण, जैसे कि दो यहाँ पर हमें पौधे, विपर्यायी का मतलब होता है कंट्रास्ट कैरेक्टर, विपरीत एक दूसरे के। जैसे लंबाई में हम एक पौधा लंबा ले लेंगे और एक पौधा हम बौना ले सकते हैं। पुष्प का रंग, एक का हम लाल ले सकते हैं, एक पौधे का पुष्प जो है वो श्वेत ले सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मटर के पौधे में 7 विपर्यायी लक्षणों का अपने प्रयोगों में उपयोग में लाया था। अब हम देखें टर्मिनोलॉजी कि हम आनुवांशिकी में किस तरह की शब्दावली का, किस तरह की तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हैं जो उन्होंने अपने प्रयोगों में किया है। तो सबसे पहला हम देखेंगे जीन। जीन किसे कहते हैं, जीन शब्द का उपयोग किसने किया है, किस पर्पस के लिए जीन शब्द का उपयोग किया गया। तो जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप याद कर सकते हैं, जे फॉर जीन, जे फॉर जोहानसन। तो जीन्स क्या है? मेंडल ने अपने समय में जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने कारक शब्द का उपयोग किया था। उसे मेंडेलियन फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर का मतलब होता है कारक। तो जीन्स क्या होते हैं? एक्चुअली जीन्स जो होते हैं वह आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। वाहक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला। तो कैसे पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, कौन ले जाता है उनको ले जाते हैं जीन्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि अनुवांशिकी की जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब कहाँ पर ये जीन पाए जाते हैं, कितनी संख्या में हमारे शरीर में हो सकते हैं? तो जीन्स जो होते हैं वह गुणसूत्र में एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। उस विशेष स्थान को हम कहते हैं लोकस। यदि गुणसूत्रों की हम संरचना देखें तो वहां पर बीड के, मोती के समान संरचना पाई जाती है, उन्हीं पर लोकस रहते हैं, वहीं पर जीन्स स्थित रहते हैं। और जीन्स जो होते हैं वे पेयर्ड होते हैं। अब जीन्स की एक और खास लक्षण ये होता है कि जीन्स जो होता है वह डीएनए का एक छोटा सेगमेंट होता है जो कि लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो जीन क्या है? एक तरह से कारक है, मेंडेलियन कारक जिसे हम कह सकते हैं, जिनका नियंत्रण लक्षणों पर होता है। वे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा हम देखेंगे इकाई लक्षण क्या होते हैं। इकाई लक्षण जो है, अभी मैंने कहा कि जीन प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करता है, निर्धारण करता है। तो उन्हीं लक्षणों को हम इकाई लक्षण कहते हैं। इकाई लक्षण के 2 या 2 से अधिक रूप हो सकते हैं। जैसे मैंने लक्षण लिया लंबाई का, तो 2 रूप में हो सकते, एक लंबा एक बौना। तीसरा हम देखेंगे एलील या एलीलोमार्फ या युग्म विकल्पी। तो इस शब्द का उपयोग बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो एक ही कारक के द्वारा इकाई लक्षण के विपर्यायी रूपों का नियंत्रण होता है, उसे एलील कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? विकल्पी रूप को हम क्या कहते हैं? एलील। जीन के विकल्पी रूप को ही हम क्या कहते
कहते हैं एलील या एलीलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म पेयर में होते हैं। अब एलील को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? एलील को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रभावी एलील होता है और दूसरा होता है अप्रभावी एलील। तो पहला हम देखेंगे प्रभावी एलील। तो वह एलील जो प्रत्येक पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, प्रत्येक पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी एलील। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लंबाई का एक गुण ले लेते हैं, लंबे पौधे का जो एलील होता है वह कैपिटल टी होता है, अर्थात प्रभावी लक्षण को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हर पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसे एलील को हम प्रभावी एलील कहते हैं। दूसरा है अप्रभावी एलील। अप्रभावी एलील वह एलील है जो प्रभावी एलील की उपस्थिति में अपने लक्षण को प्रकट करने में असमर्थ होता है। वह प्रभावी एलील की उपस्थिति में कभी भी अपने आप को, अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता है, वह छिप जाता है, वह प्रभावी एलील के द्वारा छिपा लिया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी एलील। लेकिन यह जब स्वयं स्वतंत्र रूप में है तब यह अपने लक्षण को प्रकट कर सकता है, लेकिन प्रभावी की उपस्थिति में है तो वह छिप जाता है। किसके द्वारा छिपा लिया जाता है? प्रभावी एलील के द्वारा। तो ऐसे एलील को हम कहते हैं अप्रभावी एलील। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लोकस। लोकस क्या है? अभी मैंने कहा कि गुणसूत्रों में विशिष्ट स्थान होते हैं जहां पर जीन्स उपस्थित होते हैं। इन विशिष्ट स्थानों को ही हम लोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र में हम देख पा रहे हैं कि ये जीन्स उपस्थित हैं। तो ये विशिष्ट स्थान क्या कहलाएंगे? लोकस कहलाएंगे। तो लोकस गुणसूत्र पर वे विशिष्ट स्थान हैं जहां पर जीन्स पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में देख रहे हैं टर्म जीनोटाइप। जीनोटाइप को हम लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप भी कहते हैं। जीन प्ररूप कहते हैं। इसका भी, इस शब्द का भी उपयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। जीनोटाइप यानी किसी भी जीव के जेनेटिक संगठन क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव का जेनेटिक संगठन ही जीनोटाइप कहलाता है। फॉर्मेट ऑफ जीन्स हम कह सकते हैं। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, और जीन्स इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक संगठन किसी भी जीव का जेनेटिक संगठन। जैसे हम देखेंगे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और 2 जो होते हैं वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यदि हमसे कहा जाए कि स्त्री का क्या जीनोटाइप होगा, तो स्त्री का जीनोटाइप होगा 44A + XX। पुरुष का क्या होगा? पुरुष का होगा 44A + XY। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, या जिसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप का अर्थ होता है कि किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी कैसी है। तो
तो ये जो बाह्य आकार की है, बाह्य लक्षण जो प्रकट होते हैं जिसे हम देख पाते हैं, तो वह किस पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है जीनोटाइप एवं वातावरणीय परिस्थिति पर। उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, एक ही फिनोटाइप के दो जीनोटाइप हो सकते हैं। कैसे? जैसे है हमारे पास पौधा लंबा है, उसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे समयुग्मजी। जब एक ही कारक के दोनों एलील समान हो, जो समान युग्मक उत्पन्न करते हों, जैसे लंबाई का हमने ले लिया, लंबा पौधा समयुग्मजी है, ये दोनों एलील समान है। जब ये युग्मक बनाएंगे तो युग्मक भी समान होंगे, तो इन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं। यदि बौना पौधा है शुद्ध रूप से, वो भी समयुग्मजी होगा, समान युग्मक उत्पन्न करेगा। अब हम देखेंगे विषम युग्मजी। विषम का अर्थ होता है भिन्न। जब एक ही कारक के दोनों एलील भिन्न हो एक दूसरे से, उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे ये लंबा पौधा है, इसके दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये असमान युग्मक उत्पन्न करते हैं। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दो युग्मक हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ऐसे जीव को हम विषम युग्मजी जीव कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संकरण। संकरण क्या है या क्रॉस जिसे हम कहते हैं, वह घटना जिसमें दो जीव जो एक ही जाति के हैं भिन्न गुणों को लेकर उन्हें लैंगिक रूप से मिलाया जाता है। दो जीव एक ही जाति के हैं परंतु उनके गुण भिन्न हैं, उन्हें लेकर लैंगिक रूप से मिलाया जाता है, तब उसे हम कहते हैं संकरण। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास दो पौधे हैं एक ही जाति के, मटर के। एक लंबा पौधा है, दूसरा है बौना पौधा, भिन्न गुण लिए हुए हैं। उनको आपस में
कहलाया जाता है। एक नर होता है और एक मादा। एक जीव को हम नर रखते हैं और एक जीव को हम मादा रखते हैं, उनको लैंगिक रूप से मिलाया जाता है। तब इस घटना को हम संकरण कहते हैं। इसके दौरान संतति उत्पन्न होती है। इसी को आगे बढ़ाते हैं संकर। जब दो जीव, एक ही जाति के दो जीवों को जिनमें भिन्न गुण होते हैं, आपस में जब लैंगिक रूप से उन्हें मिलाया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतति है उसे हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। उनके एलील जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, तो इससे हमें गैमेट मिलेंगे। ये चेकर बोर्ड बनाया मैंने, इससे हमें दो गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी, इससे हमें मिलेंगे स्मॉल टी। इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमें सारे पौधे ऐसे शुद्ध नहीं मिल रहे हैं। इन पौधों को हम संकर पौधे कहते हैं। इन दोनों के जो एलील हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। तो ये है संकरण और संकर जीव, संकर पौधे। तो इस तरह से हमने आज टर्मिनोलॉजी में और हम देखते हैं F1 एंड F2। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। प्रथम पीढ़ी। जब दो जीवों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो संतति उत्पन्न होती है वह पहली पीढ़ी की संतति कहलाती है। जैसे हमने ये लंबा पौधा लिया, क्रॉस करवाया बौने से, ये गैमेट आया, यहां से गैमेट आया। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब F2 पीढ़ी क्या है? सेकेंड फीलियल जनरेशन। जब हम इसमें स्वपरागण होने देते हैं तब जो हमें पीढ़ी प्राप्त होती है, तब उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। तो इस तरह से F1 को हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, F2 को हम सेकेंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो आज हमने मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन कौन से शब्दों का, किस शब्दावली का उपयोग किया, आज हमने ये जाना। कल की क्लास में हम